नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका पायनियर हरियाणा में। मार्च के हर दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मोटिव ये है कि इस दिन लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो स्मोकिंग को छोड़ दें, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसलिए हम आज आए हैं डॉक्टर आशीष खंडेलवाल के पास, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और वो हमें बताएंगे कि कितना खतरनाक है स्मोकिंग और किस तरीके से हम इस आदत को हटा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष खंडेलवाल हूँ और मैं फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसे कि आज इन्होंने बताया कि नो स्मोकिंग डे है, तो ऐसे कई सारे डे आते हैं। नो टोबैको डे आता है, देन नो एडिक्शन डे आता है। तो बहुत सारे दिन में एक ये भी दिवस है जिससे इसके माध्यम से अवेयर कराएं लोगों को कि भाई ये चीज़ एक ख़राब चीज़ है और इसको छोड़ने के लिए या समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए लोगों को। सर हाँ, मैं ये कह रहा था कि निकोटीन जो है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्मोक करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो नॉर्मल एवरेज इंसान से कम होता है। हाँ, देखिए आजकल तो ये बिल्कुल बहुत जगह से अवेयरनेस हमें मिल ही चुकी है कि स्मोकिंग हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। स्मोक में दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्मोक में जो हम जैसे स्मोक करते हैं बीड़ी, सिगरेट या हुक्का, एक तो उसके धुआं उसके अंदर जा रहा है, तो धुआं अपने आप में ही बड़ा ही हानिकारक होता है। फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं उनको गलाता है, तो उससे आगे चल के बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं, हार्ट की डिसीज, मतलब बॉडी में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि नहीं हो सकती है। टीबी, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, सबका किडनी सबका उससे लिंक हो रखा होता है। और एक तो धुआं हो गया और दूसरा हो गया उसमें पाए जाने वाले केमिकल। जब वो टोबैको बनता है और जो जिस पौधे की वो पत्तियाँ होती हैं, जब वो जलता है तो उसमें और भी तत्व होते हैं, जैसे टार होता है, एक उसमें जो है एक कोल होता है, तो 3-4 ऐसे सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरह कम से कम 40 से ज़्यादा ऐसे तत्व होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, जो कैंसर बॉडी में बना सकते हैं वो। तो ये दोनों मिलकर दोनों को बड़ा हानि पहुंचाते हैं बॉडी को। अच्छा सर, बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश निश्चित तौर पर करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार वो 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, कई बार 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वापस से वो अर्ज उनके पास आ ही जाती है और वो फिर से शुरू कर देते हैं स्मोक करना। ये सारा फील्ड है जो नशे का है, ये सारा डी एडिक्शन साइकेट्री में आता है। तो इसमें ये समझा गया है कि जो नशा होता है, नशा हमारे माइंड को इस तरह से कैप्चर करता है कि हमारा माइंड उसकी आदतन में आ जाता है वो चीज़ें। तो उसमें नशे में जो और भी प्रकार होते हैं, उसमें स्मोक होता है, जैसे शराब हो गई, स्मैक हो गया। तो जो स्मोकिंग है, टोबैको हो गया, और जो टोबैको स्मोकिंग हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से जुड़ने वाला नशा है। कई लोग आपने देखे होंगे टोबैको लेते हैं, च्युइंग टोबैको इंडिया में बहुत रैम्पेंट है, बहुत लोग कर रहे होते हैं। ऐसी स्मोकिंग बहुत लोग कर रहे होते हैं, उसमें बीड़ियाँ बहुत चलती हैं, हुक्का बहुत चलता है। तो इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है निकोटीन। ये निकोटीन हमारे ब्रेन में जाके हमारे सेल्स पे अटैच हो जाता है और उन सेल्स को नुकसान पहुँचा देता है ये, जिससे कि हमारा ब्रेन एडिक्शन की चपेट में आ जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान निकोटीन का सेवन कर रहा है टोबैको के माध्यम से, मतलब खाने के, मतलब स्मोकिंग वाला डे है तो आज स्मोकिंग की बात करते हैं हम। बीड़ी के माध्यम से मान लो कोई ले रहा है स्मोकिंग, तो उसमें जब निकोटीन जाता है तो हमारे ब्रेन में गया, तो ब्रेन को उसकी हैबिट हो जाती है उनके सेल्स को। अब मान लो वो जैसे उसने 2 घंटे हो गए, उसे बीड़ी नहीं मिली उसे, तो ब्रेन में अपने आप ऐसे रिएक्शन होने होते हैं कि वो ब्रेन को कुछ परेशानी हो जाती है काम करने में। तो उसमें फिर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। ये वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाना, एकदम से काम में मन नहीं लगना, एकदम से उस चीज़ की याद आनी, और कुछ घबराहट सी हो जाना, ब्रेन के अंदर बेचैनी हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं और फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उसमें। इसलिए ब्रेन को ठीक रखने के लिए कि हम अपना काम कर सकें, और जो हम काम कर रहे होते हैं उसकी भी उस ब्रेन से पेयरिंग हो जाती है उस चीज़ से, तो उसको ब्रेन को फिर लेना होता है वो चीज़ें। तो ये चीज़ एक बना के रखती है, इसी को डिपेंडेंसी बोलते हैं। कि हमने नशा किया, नशा जब हमें नहीं मिला तो हमारे ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई, हमारी बॉडी में दिक्कत हुई, उसके बिना हम ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। हमें फिर वो चाहिए होता है अपने आप को ठीक रखने, बरकरार रखने के लिए। मतलब जो इंसान पहले बिल्कुल ठीक था, उसने नशा किया तो ब्रेन को उसकी आदत हो गई, जब वो उसे नशा नहीं मिलेगा तो उसका ब्रेन ठीक नहीं रहेगा, तो उसको ठीक रखने के लिए दोबारा नशा करना पड़ेगा उसको। आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप अपने दिमाग को बता दें कि आपको अब सिगरेट नहीं पीनी है या फिर बीड़ी नहीं पीनी है, किसी तरह का धूम्रपान नहीं करना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है सर? या फिर स्मोकिंग के अनेकों तरीके के मेडिकेशन होते हैं जो लोग जाकर डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, स्पेशलिस्ट की सलाह लेते हैं, वो इन दोनों में से आपको क्या लगता है ज़्यादा कारगर कौन है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर स्मोकिंग मेडिकेशन?
इसमें पहली बात तो सबसे पहले ये है कि स्मोकिंग को या टोबैको डिपेंडेंस को बीमारी के तौर पे देखा जाना चाहिए कि भैया एक बीमारी है। और इसे बीमारी कब बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति की स्मोकिंग मैं समझता हूँ कि हर 2 घंटे में 3 घंटे में ज़रूरत पड़ रही है। और अक्सर जब सुबह हम शौच जाते हैं उससे पहले बहुत से लोग स्मोक जरूर करते हैं। यदि वो स्टेज आ जाएगी जब हमें स्मोकिंग नहीं मिले और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए और शौच करने में दिक्कत आए, इसका मतलब बीमारी के मतलब डिपेंडेंसी हो गई है उसके ब्रेन में उस चीज़ की वो। ठीक, तो पहली बात तो उसको बीमारी के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो इंसान ये समझे कि भाई ये यदि वो सेवन कर रहा है तो मैं बीमार हूँ। फिर इसके ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है मेडिकेशन ट्रीटमेंट। दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वल है। और ऐसा देखा गया है कि जैसे साइकोलॉजिकली किसी को ट्रीट किया, आपने समझाया, काउंसलिंग दी, उसको मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी बोलते हैं, MET। तो उसमें 4 से 6 सेशंस होते हैं उसमें, और 2 से 3 महीने का टाइम उसमें लग जाता है उसमें। तो उसमें 20 से 30% का उसमें पेशेंट, 20-30 तो नहीं, 10 to 20% पेशेंट्स का उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और इतना ही दवाइयों से है, स्मोकिंग की दवाइयाँ होती हैं जो कि स्मोकिंग के विड्रॉल सिम्टम्स, ब्रेन में डिपेंडेंसी है उसको ठीक करते हैं। तो उसमें भी 20 से 30% का फर्क पड़ जाता है। जब दोनों को क्लब कर देते हैं हम तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। आप कह सकते हो कि हाँ 20 से लेके 30-35% तक इम्प्रूवमेंट जा सकता है। आप देखेंगे आजकल बाज़ारों में अनेकों तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं, जो निकोटीन च्युइंगम्स हम देखते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिगरेट्स। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसको रिप्लेस कर दें अपने सिगरेट से या फिर बीड़ी से तो शायद आप जो है स्मोकिंग की आदत को छोड़ सकते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो आर्टिफिशियल सिगरेट्स आती हैं वो तो शायद बैंड है इंडिया में, है ना, वो तो लीगल ही नहीं है और उनका भी उतना ही नुकसान है जितना स्मोकिंग है, उससे ज़्यादा ही नुकसान देखा गया है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जो निकोटीन च्युइंगम्स हैं वो ट्रीटमेंट है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बीड़ी खत्म कर दी और साथ में आपने फिर चल च्युइंगम पे आप आ गए और वो आप लेते रह रहे हो। उसका एक शेड्यूल होता है, तो उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो उसमें जैसे एक हफ्ते मान लो किसी को 10 च्युइंगम खानी है, अगले हफ्ते फिर 8 खानी है, फिर 6 खानी है, तो ऐसे वो शेड्यूल धीरे धीरे कम करना है वो चीज़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष खंडेलवाल जी, आपने हमारे दर्शकों को बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बताएं कि किस तरीके से वो स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। और ये नो स्मोकिंग डे पर कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है कि वो आपसे और इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखे कि किस तरीके से वो स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं।